नमस्कार। लव यू ज़िंदगी पॉडकास्ट में आज के हमारे गेस्ट हैं सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, शैक्षणिक हर क्षेत्र में अग्रसर भूतपूर्व मंत्री, समाज चिंतामणि आदरणीय सुरेश दादा जैन। दादा, लव यू ज़िंदगी पॉडकास्ट में मैं अपूर्वा राका आपका स्वागत करती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। लव यू ज़िंदगी ये पॉडकास्ट जिसमें ज़िंदगी एक शब्द ही ऐसा है कि जिसकी शुरुआत बचपन से होती है। तो दादा, आपके बचपन की कुछ याद हम ऐसे सुनना चाहते हैं कि जिससे आपको सामाजिक क्षेत्र में या नेतृत्वगिरी की जो प्रेरणा आपको बचपन से ही मिली क्या, और मिली तो कब, कैसे? बचपन में हम लोग 4 भाई थे। अच्छा। मेरे पिताजी राजनीति में थे, व्यापार में भी थे। तो व्यापार के नाते काश्तकार लोग आते रहते थे, क्योंकि हमारा कपास का और मूंगफली के ऑयल मिल का व्यापार था। और राजनीति में होने के नाते वो जलगांव म्यूनिसिपालिटी के नगराध्यक्ष और नगर सेवक पिछले करीबन 30 साल से थे। तो उन दिनों में ये दोनों प्रकार के लोग घर पर आया करते थे। हम लोग तो छोटे थे, मगर देखते रहते थे उनको कि वो कैसे धंधा करते हैं या काश्तकारों से मिलते हैं, वो कैसे राजनीति में अपने विचार रखते हैं, उनको लोग आके मिलते हैं तो उनके प्रश्न कैसे सॉल्व करना, उसके संदर्भ में वो क्या क्या करते हैं वो हम देखते थे, क्योंकि हम तो छोटे थे। मगर ये सब देखते देखते जैसे हमारा आयुष्य बढ़ता चला गया, हम लोग बड़े हुए, हमने भी व्यापार में हमारा उनका जो कुछ व्यापार चलता था उसको टेक ओवर किया, और साथ ही साथ थोड़ा सा राजनीति और सामाजिक इसमें भी काम करने की अभिरुचि हमको डेवलप हो गई, क्योंकि ये घर में सब वातावरण ही वैसा था। और उस दृष्टि से हम लोगों को सामाजिक दृष्टि और राजकीय दृष्टि में आने की एक चेष्टा बनी, और उस दृष्टि से हम लोग हमारे जीवन में राजकीय और सामाजिक जीवन में आए। अच्छा, अब बात करूँगी मैं गुरु के बारे में कि जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे गुरु होते हैं, कभी सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। तो ऐसे शुरुआती दौर में आपके गुरु मतलब प्रेरणा स्थान कौन रहे? वैसे हम लोग छोटे थे, दादी माँ हमारी हम लोगों को जब हम जैन धर्म के होने के नाते गुरु लोग आते थे तो उनको वंदना करना, उनको बहराना, ये सब हमको दादी माँ बाई बताते रहती थी। तो दादी माँ, जब मैं 5-7 साल का था तो नालाल जी महाराज साहब जलगांव में पधारे थे, और उन्होंने हमारे घर पर आकर उनके गोचरी के वक्त हमको, दादी माँ को कहा कि बच्चों को कौन गुरु है। तो दादी माँ ने कहा कि गुरुवर आप ही इनको दीक्षा दीजिए, ये तो कुछ जानते नहीं हैं। तो हमको दादी माँ ने बोला कि हाथ जोड़ो बेटा। तो हमने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ के खड़े रहे। तो खड़े रहने के बाद में नानाल जी महाराज साहब ने हमको गुरु के नाते जो कुछ भी मंत्र कहने थे वो कह के हमको दीक्षा दी। बस इतना सा ध्यान था, मगर उस वक़्त समझ नहीं थी। दादी माँ ने कहा, इसके लिए हमने हाथ जोड़ दिए। उनको हाथ जोड़ के उनको गुरु तरीके मान लिया। मगर धीरे धीरे सन 79 में 80-79 में हस्तीमल जी महाराज साहब जब जलगांव आए थे, उनके वक्त मैं कोई खास धर्म में रुचि रखता नहीं था, क्योंकि अपने व्यापार में मस्त था, अपने सामाजिक क्षेत्र में और थोड़ा बहुत राजकीय क्षेत्र में, क्योंकि 1980 तक तो कोई खास राजकीय क्षेत्र नहीं था। 80 में मैं राजकीय क्षेत्र में आया। मगर जब हस्तीमल जी महाराज साहब जलगांव आए तो उनकी वक्त मैं और भंवरलाल जी और हमारे समाज के सभी लोग रोज़ उनके व्याख्यान को जाते थे। अच्छा।
तो मैं उनके व्याख्यान से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वो माइक पर नहीं बोलते थे, मगर उनके विचार इतने स्पष्ट, आध्यात्मिक दृष्टिया वो आचार्य ही थे, काफ़ी उनका ज्ञान था। और उनके शब्दों से और उनके व्याख्यान से हम इतने प्रभावित हुए कि एक दिन मैं खड़ा होके व्याख्यान में बोला कि गुरुदेव, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। और उन्होंने बोला, बेटा ये बड़ा कठिन है। मैंने बोला, जो भी होगा मैं आपको गुरु मानना चाहता हूँ और आप मुझे आपका शिष्य बनाइए। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र देकर और कहा कि भाई ठीक है, तू आज से मेरा शिष्य रहेगा और धर्म का पालन करते हुए समाज में अच्छा काम करते रहना, ये मेरी आपको एक आशीर्वादपद सूचना है, जो आपको जीवन भर पालनी है और अच्छा काम करना है। इस तरीके से मैं गुरुओं के संबंध में उनके साथ में संपर्क में आया। एंड तब से आपका जो आध्यात्मिकता जीवन जो है हाँ। वो यहाँ से और शुरू बराबर। हो गया। अच्छा। उन दिनों में मैं आध्यात्म में जैसा गुरु है, मैं हाँ। कभी पूना जाता था बहन के वहाँ, तो आचार्य रजनीश के आश्रम में मैं रेगुलरली जाता था, क्योंकि मेरे को आचार्य रजनीश के भी विचार आध्यात्मिक दृष्टिया बहुत भाते थे। अच्छा। वो भी एक निराला व्यक्तिमत्व था और मैं भी खूब प्रभावित होता था। तो 7 से 8 उनके व्याख्यान सुनना, और फिर जब मैं जलगांव में हूँ और उनके व्याख्यान वहाँ चल रहे हो, तो मैंने उनके कैसेट, उन ज़माने में ये पेन ड्राइव नहीं थे पर कैसेट होते तब थे, कैसेट चलते थे। तो कैसेट लगा रखे थे, जो वीपी से दूसरे दिन मेरे को जलगांव में मिल जाते थे, ताकि मैं ऐसा मानता था कि भाई मैं भी पूना में ही हूँ और कल का उनका व्याख्यान आज मेरे को सुनने को मिलता है। तो ऐसे मेरे पास में करीब 1001 कैसेट होंगे, जिसके अभी तो पेन ड्राइव और वो कर ली है या सीडी कर ली है। तो ऐसा अध्यात्म का उनका भी प्रभाव, ये गुरुओं का प्रभाव, ये सब निश्चित रूप से मेरे जीवन में है। 40 साल का जो ये राजनीति का आपका सफर रहा, उसमें आप किसको एडमायर करें, मतलब किसको आप प्रेरणा स्थान मानते हैं, या आपके उस पीरियड में सिद्धांत भी क्या रहे? पॉलिटिक्स में मैं पहले तो इच्छुक नहीं था एमएलए शिप लड़ने के लिए। अच्छा। मगर जवाहरलाल जी नड्डा, जो हमारे ब्याई जी है, वो उन दिनों में कांग्रेस के एमपीसीसी के कार्यकारिणी में एक मुख्य रूप अदा करते थे। तो जलगांव में 77 में इमरजेंसी लगने के बाद इलेक्शन एमएलए का निकला और उन्होंने मेरे नाम को सजेस्ट किया। अच्छा। मैंने बोला, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको एक अच्छा होनहार बच्चा सजेस्ट करता हूँ। और उस वक्त मैंने आदरणीय ईश्वर बाबू जी का नाम उनको सजेस्ट किया। और जलगांव से पहली मर्तबा उन दिनों में जनता दल का बहुत बड़ा ये था, वेव थी। उस वक्त जलगांव में इंदिरा कांग्रेस की एक ही सीट आई और वो बाबूजी की आई। तो ऐसा ये 77-78 की बात है। उसके बाद 80 में फिर चुनाव आए। फिर बाय दैट टाइम इंदिरा कांग्रेस से बाबूजी छोड़कर त्रिपुरा कांग्रेस में चले गए थे। तो मेरे को फिर वापस उन्होंने आग्रह किया कि इस वक्त आप लड़िए। तो उन दिनों में पहले पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे थे, नवंबर दिसंबर की बात थी, 79 नवंबर दिसंबर की बात। तो मैं खानदेश में ली थी, इसलिए मैं इच्छुक नहीं था, मगर बाद में मैंने मन किया कि चलो लड़ेंगे तो पार्लियामेंट ही लड़ेंगे, इसलिए मैंने पार्लियामेंट की टिकट मांगी। उसके पहले प्रतिभा ताई उन दिनों में हमारे जिले के नेता होती थी। तो उन्होंने वाईएस महाजन प्रिंसिपल जो थे हमारे एमजे कॉलेज के, जो यहाँ के भूतपूर्व एमपी थे, उनका नाम इंदिरा जी के पास में सजेस्ट कर दिया था। मैंने जब मेरी इच्छा व्यक्त करी तो उन्होंने बोला कि दादा तुम लेट हो गए हो, मैंने ऑलरेडी उनका नाम कमिट किया है, मैं अब तुमको मदद नहीं कर सकता। तो मैंने बोला कि अगर मैं दूसरे
कोई के मार्फत टिकट मिलाने का प्रयत्न करूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो नहीं बोले, मैं नहीं मानूँगी। फिर मैंने बाबूजी को कहा, अंतुले साहब एआईसीसी के सेक्रेटरी थे उन दिनों में, तो उन्होंने मेरे लिए खूब ट्राई किया, मगर उस वक़्त पार्लियामेंट में मैं लेट हो गया था माँगने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर वाईएस महाजन को ही टिकट दी। मगर मेरे को उन दिनों में इंदिरा जी ने ये शब्द दिया कि जैन साहब, आपको हम मार्च में होने वाले विधानसभा के चुनाव में जलगांव क्षेत्र से टिकट देंगे, और उन्होंने 80 के मार्च में जलगांव में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें मेरे को टिकट दिया। ऐसा मेरी शुरुआत राजनीति में हुई। उसके बाद तो फिर अ, आगे चलते गए। 80 से 2014 तक मैं यानी सक्सेसफुली लड़ता गया और चुनाव जीतता गया। ऐसा ये सब जो पीरियड है, इस पीरियड में फिर शरद राव पवार मिले, गडकरी जी मिले, सुधाकर नाइक मिले, विलासराव देशमुख मिले। सब माने हुए जितने भी देश के नेता थे, महाराष्ट्र के नेता थे, उनसे संबंध आए और उनसे संबंध आकर अच्छे मेरे उनके साथ में संबंध रहे। ऐसी मेरी पॉलिटिक्स की शुरुआत थी। अच्छा, दादा, अब बात करती हूँ कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो आदरणीय भाभी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, मेरे घर में हम्म, पिताजी को हम दादा साहब कहते थे, तो लोग तो आते रहते थे, खाना खाने के लिए आवे या मिलने के लिए आवे, तो उनका उनको अच्छी ट्रीटमेंट देना, वो अल्पोपहार देने के संदर्भ से बात हो, खाने के संदर्भ से बात हो, जो बाई जिनको हम बाई कह के, मतलब मेरे माताजी का नाम प्रेमाबाई था, उनको देखते थे। तो उनको देखने के बाद मेरी शादी उम्र के 19 साल में हुई। अच्छा। रत्ना जी मेरे ख्याल से 18 सवा 18 साल की होगी, मैं 19 साल का था। और जल्दी शादी होने के नाते घर में रत्ना आने के बाद जो परंपरा पिताजी की चलते आई, वही परंपरा मैंने आगे चलकर घर में रखी। जब मैं राजनीति में 1980 में आया, हाँ। तो 1980 में मैं पहली मर्तबा आमदार बना। तो मेरा यही हॉल लिया है, ऐसे हॉल में 10-20 लोग साथ में बैठे हैं, और मैं घर पे खाने के समय पे मेरी एक आदत है कि जितने लोग खाने के समय पे हाजिर है हॉल में, उनको सबको विनंती करता हूँ और आग्रह से, भले घर में क्या बना है ये मुझे मालूम नहीं, मगर मैं उनको निमंत्रित करता हूँ कि चलो साथ में अपन खाना खाएंगे। और जब मैं घर में पहुँचता था, तो गृह लक्ष्मी, घर की जो लक्ष्मी है, वो मैंने देखा कि कभी आज करीबन मैं 82 साल में हूँ, आज की भी आदत करीबन वही है कि जितने लोग होंगे मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। घर में कभी कमी नहीं पड़ा। ऐसी हमारी गृह लक्ष्मी, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो आजन्म ऐसा भाग्यवान व्यक्ति हूँ कि मेरे को ऐसी ऐसी गृह लक्ष्मी मिली कि जिसने कभी घर में कुछ भी कम नहीं महसूस हुआ और सबका आदरातिथ्य योग्य प्रकार से हुआ। इसका मुझे बड़ा अभिमान है। दादा, जलगांव का जो विकास है, उस विकास में आपका बहुत अमूल्य योगदान है। तो आज भी आपको, मतलब जो पिछला पार्ट देखते हुए, आपको ऐसा कौन सा पार्ट है जो देखकर खुशी होती है, और ऐसा कौन सा ड्रीम है जलगांव के लिए कि जो पूरा नहीं हुआ है, पर उसको आप सपने में, मतलब ये ड्रीम होना चाहिए जलगांव में, उसके विकास योजना से रिलेटेड, ऐसा क्या है? जलगांव के बारे में जब मैं सोचता हूँ और मेरे विचार को याद करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जलगांव को मेरे जीवन में पेरिस बनाना या सिंगापुर बनाना, ये मेरी कल्पना थी। अच्छा। और मैं जब राजनीति में आया, तो 1980 में मैं विधायक बनने के बाद 1985 में मैं नगर पालिका का नगराध्यक्ष बना। मुझे 80 में चुनाव लड़ा और उसके बाद यहीं बैठा था।
मुरलीधर अन्ना ने बोला कि तुमको नगर पालिका लड़नी है। मैं बोला अन्ना, मैं 4 लाख, उन दिनों में 2-3 लाख लोग वोटर थे, हाँ। उनमें चुन के गया हूँ। अब 1000 लोगों के वार्ड में ये खड़के चाल जो है उसमें मेरे को कहाँ अभी तुम नगर पालिका में खड़े करते हो। तो नहीं, बोले तुमको नगर पालिका में खड़ा ही रहना पड़ेगा। मैं वही उस दृष्टि से नगर पालिका में मैं खड़ा रहा 1985 में, और मेरी बॉडी आई, और उन दिनों से मैं नगर पालिका में काम करने लगा। अच्छा। तब मुझे ऐसा लगा कि गांव का विकास अगर करना है तो सर्वांगीण विकास करते वक्त सुंदर शहर, हिरवागार शहर, साक्षर शहर, ये कल्पना लेकर मैं पूरे जलगांव की डेवलपमेंट करने के संदर्भ में जो जो आवश्यक बातें हैं उस पर ध्यान रखता था। मेरी टीम ऑफ कोर्स मेरे साथ थी, तो कई टीम के साथ में मैं करीबन 1994 तक प्रेसिडेंट रहा, 1985 से 1994 तक। अच्छा। उसके पहले एक ऐसा मौका आया था कि जब मैं ये राजनीति में नगर पालिका का छोड़कर और कोऑपरेटिव क्षेत्र में भी आऊँ। तो कोऑपरेटिव क्षेत्र में भी मैं साथ में 90 से काम करने लगा। मैंने देखा कि जिले में अगर नेतृत्व करना है और अच्छा काम करना है तो हमको काश्तकारों को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, और आम जनता की जो कुछ आवश्यकता है हाँ। उनमें भी हमको सुधार करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे अस्पताल बनाना, अच्छी स्कूलें बनाना, ये सब अच्छे शॉपिंग मॉल्स बनाना, ये मॉल्स की कल्पना आज भी देखेंगे आप तो जलगांव में करीबन 28 ऐसे मार्केट है जो मॉल तरीके ही कहलाए जाते हैं। हाँ। सिर्फ इतना ही है कि वो एयर कंडीशन नहीं है, मगर 5 एकड़ में, 3 एकड़ में, 10 एकड़ में सैकड़ों शॉप्स रहे हाँ। तो आदमी वहाँ जाता है तो सब चीज़ों की शॉपिंग कर सकता है। ये सब कंसेप्ट मैं कभी विदेश जाता था तो देख के आता था, और मेरे को ऐसा लगता था कि अपना शहर भी वैसा सुंदर हो, जिसके रास्ते अच्छे हो, यहाँ पर अच्छे बगीचे हो, खेलने के अच्छी स्कूलें हो। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी और वो मैंने करने का प्रयास किया। मुझे लोगों ने खूब अच्छा साथ दिया। मैं जब भी जो कुछ भी स्कीम लेके जाता था लोग हर वक्त मेरे पीछे खड़े रहते थे। मैं महाराष्ट्र के 2-4 ऐसे आमदार होंगे कि जिनको करीब करीब 9 मरतबा इस जलगांव शहर ने आमदार तरीके कंटिन्यूसली चुन के दिया, और वो पक्ष नहीं देखा। मैं कांग्रेस आय में हूँ या शिवसेना में हूँ या एनसीपी में हूँ या और कोई पक्ष में हूँ, सुरेश दादा जो पक्ष है वो हमारा पक्ष, और उन्होंने मेरे को चुन के दिया। तो इतना बड़ा उनका कर्जा मेरे पर है या था कि जो मेरे को चुकाने के लिए मेरे जीवन के अच्छे से अच्छे क्षण मैंने उन लोगों के लिए काम करने के लिए करीबन बिताए। 35 साल में इस शहर का विधायक रहा। तो वो ये मेरे प्रति लोगों का विश्वास था, और मैं उनके ऋण में आज भी उतना ही उनके आभार व्यक्त करता हूँ और उनको सम्मान देता हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है दादा, लेकिन आज बहुत बड़ी बात है कि आप जो बोल रहे कि उन्होंने कोई पक्ष नहीं देखा कि आप कौन से पक्ष में, उन्होंने सिर्फ व्यक्तिमत्व देखा है। तो ऐसे व्यक्तिमत्व को तो हम भी सलाम करते हैं दादा। दादा, एक और बात पूछना चाहती हूँ कि जो कच्छ भुज में भूकंप आया था उसके बारे में, मतलब जो अपनी तरफ से सेवा दी गई, तो थोड़ी उसकी जानकारी आप। कच्छ का भी बहुत बड़ा 2001 की बात है। हाँ हाँ। उन दिनों में भूकंप कच्छ में बहुत बड़े प्रमाण में आया। तो मैं और शांतु भाऊ, मैं जैन संगठन का भी एक ट्रस्टी था, शांतिलाल जी मुथा उसके अध्यक्ष थे उन दिनों में। तो शांतु भाऊ वहाँ पहुँचे और उनका मेरे को फ़ोन आया कि दादा मैं कच्छ में आया हूँ और यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्या तुम आ सकते हो? तो मैंने बोला मैं आता हूँ। दूसरे दिन मैं कच्छ पहुँचा। जो देखा वहाँ क्या सब परिस्थिति, तो दिल हल गया कि इतना बड़ा डिज़ास्टर उस परिसर में हुआ था कच्छ में कि हज़ारों लोग मृत्युमुखी पड़ गए थे, और उद्ध्वस्त पूरा एरिया, करीब करीब कच्छ का
सब भाग उद्ध्वस्त हो गया था। तो बच्चों को स्कूलें गिर गई थी, बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते थे क्योंकि स्कूलें ही गिर गई थी, तो पढ़ने कहाँ जाए। ऐसी सब अवस्था और मृत्यु को देखते वक्त दिल हिल जाता था। इसलिए मैंने फिर शांतु बहू को बोला कि शांतु बहू, हमने एक तय किया कि बच्चों के लिए अपन क्या कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को अगर स्कूलों में नहीं भेजा तो साइकेट्रिस्ट का कहना ऐसा है कि साल भर अगर बच्चे स्कूल में नहीं गए तो उनके बौद्धिक क्षमता में बहुत बड़ा असर होता है, और इसलिए उनको स्कूल में भेजना बहुत ज़रूरी है, और जल्दी से जल्दी उनको स्कूल में भेजना ये हमारा कर्तव्य रहेगा। इसलिए हमने एक काफ़ी काम करना पड़ता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। तो सिटी टोटल डेवास्टेटेड हो गई रहती है, उसमें हमने स्कूल बनाने का एक प्रोग्राम दिया। करीबन और 4 महीने में हमने 362 स्कूलें वहाँ पर, और 1004 रूम्स, कोई 2 रूम की स्कूल रहती है, कोई 4 रूम की रहती है, कोई 6 रूम की रहती है। अलग अलग विलेजेस में जो जैसी स्कूलें रहती है वैसी हमने स्कूलें वहाँ रहकर, मैंने और शांतु बहू ने और हमारे सहकारी भी थे उन दिनों में, उन्होंने वहाँ पर खूब काम किया। मैं जलगांव आया, जलगांव में मैंने अपने जलगांव ज़िले से 4 दिन में करीबन 6 करोड़ रुपए मेरे को लोगों ने, मैंने जिनको बोला कि राका जी आप इतना पैसा दीजिए, उन्होंने कभी नहीं बोला। तो यहाँ से मैं 4 दिन में 6 करोड़ रुपए लेके वहाँ गया और हमने काफ़ी काम किया, करीब करीब 14-15 करोड़ रुपए का काम किया। कि उन दिनों में वहाँ पर शरद पवार ने हमको मदद करी, लोकमत वालों ने मदद करी, बाला साहब ठाकरे मतलब उद्धव ठाकरे ने हमको शिवसेना के माध्यम से मदद करी। तो उनके नाम से भी हमने शिवसेना भवन, शिवसेना की स्कूल, शरद पवार की स्कूल, लोकमत की स्कूल, ऐसे अलग अलग जगहों पर ये सब काम हम लोगों ने वहाँ पर रुक के करीब करीब 4 महीने मैं भी वहाँ था, 4-5 महीने शांतिलाल जी मुत्ता थे बचाव करके। भूज में थे वहाँ रहने को भी कोई जगह नहीं रहती थी, तो टेंट पर बचाव करके एक गांव है कच्छ में, वहाँ पर फुटपाथ पर हमने टेंट लगा दिया था, और वहाँ टेंट में हम लोग रहते थे, जंगल में नहाना और सुबह से पूरे ये भूकंप पीड़ित गाँव में घूमना, और जहाँ जहाँ पर जो कुछ रिक्वायरमेंट है स्कूल की उसके संदर्भ से ये काम करना, ये काम हमने किया। हमको बहुत समाधान है। उन दिनों में हम वहाँ थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पंतप्रधान थे, तो उनके माध्यम से ये स्कूलों का लोकार्पण हमने किया। उन्होंने हमको मेरे को और शांतिलाल जी को पुरस्कारित किया। उन्होंने, उनकी यादें भी हमारे पास हैं कि उस वक़्त मोदी जी ये राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, मगर एक अच्छे नेता थे। और बच्चू भाई मेहता जो थे वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, ये सब कार्यक्रम में आए। इनके माध्यम से हमने ये 364 स्कूलों का लोकार्पण किया। तो ये हमारी वहाँ की यादें हैं, और बड़ी जो कुछ थोड़ा बहुत कर सके वो बरोबर उसमें किया। आज तो कच्छ ऐसा तरक्की कर रहा और इतनी उन्नति उस तरह कच्छ की हो गई है कि हम पहचान भी नहीं सकते कि यहाँ पर कभी भूकंप आया था। अच्छा दादा, ये हुई सामाजिक क्षेत्र की, राजकीय क्षेत्र की बात, लेकिन आप आज जलगांव में, जलगांव के बाहर इतनी सारी शैक्षणिक संस्था से जुड़े हैं, और SD-SEED जैसी सुरेश दादा शैक्षणिक विकास योजना, जिसके द्वारा लाखों बच्चों को कितने सालों से शिष्यवृत्ति देते आ रहे हैं, तो ये संकल्पना कैसे आई? मतलब आप मेरी एक आदत है, मेरे को देना बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी कोई आए मेरे पास मदद मांगने, उसको मेरे पास पैसा हो या नहीं हो, मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने देता।
कभी उसको 1 लाख देना है, किसको 50,000 देना है, कोई स्कूल के लिए आता है, कोई मेडिकल हेल्प के लिए आता है, कोई मकान के लिए मदद करने आता है, कोई धंधे के लिए मांगता है। ऐसे आता है तो मैं ये हॉल में बैठे रहता हूँ। तो ये कंटिन्यूअसली पिछले 30-40 साल से चल रहा है। तो एक दिन मैं बैठा था, मेरे पड़ोस में डॉक्टर रेदासनी बैठे थे और एक कोई मेडिकल की हेल्प के लिए मेरे पास में व्यक्ति आया। उसको 25,000 रुपया फ़ी भरने के लिए चाहिए थे, मैंने उसको 25,000 दे दिए। मैंने उसको ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। वो जाने के बाद मेरे को डॉक्टर साहब बोले कि दादा तुम ऐसे कितने लोगों को देते हो? मैंने बोला भाई कभी 1 लाख हो जाता है दिन में, कभी 2 लाख हो जाता है, कभी 50,000 हो जाता है, कभी 3 लाख हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो बोले मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि एक अच्छी बॉडी, एक कॉर्पोरेट बॉडी बनाइए और उसके माध्यम से ये अगर आप मदद देंगे तो उसका अच्छा उपयोग होगा, क्योंकि आपको ये पता नहीं। और ये बात सही है कि वो आता था, वो एप्लीकेशन दे दे, मैं कोई जाके देखता नहीं था कि वो सही उसकी यूटिलिटी है या नहीं। कोई आता था कि भाई मेरा जेब कट गया, मेरे को कलकत्ता जाना है, मेरी टिकट नहीं है, तो कलकत्ता जाने की 500 रुपए की टिकट दो, तो मैं उसको दे देता था। एक बार मेरा मित्र नानावाणी बोला कि भाई तुम ऐसा मत करा करो, क्योंकि वो जो आया था कलकत्ता वाला, वो गया, उसने टिकट के पैसे वापस ले लिए और वो अपने ढंग से वो पैसे का ऐसा दुरुपयोग करता था। तो ये रेदा सिंह ने जब कहा, जब मैंने बोला कि भाई चलो तुम अगर इसमें ध्यान देने वाले होंगे तो मैं ये काम करने को तैयार हूँ। उन्होंने वो एक्सेप्ट किया और आज 17 साल है कि 17 साल में मैंने उनको पहले साल बोला कि मैं तुमको 25 लाख रुपए देता हूँ, तुम 25 लाख का शिष्य अपने जलगांव जिले के गरीब विद्यार्थी, भूतपूर्व विद्यार्थी जो है उनको स्कॉलरशिप देके उनके जीवन में उनका उत्कर्ष हो और वो गरीब विद्यार्थी हो कि जिनको जो आर्थिक दृष्टया संपन्न नहीं है, उनको बहुत बड़ी मदद होगी। ऐसा करके हमने शुरू किया। पहले साल 25 लाख, दूसरे साल 50 लाख, तीसरे साल 75 लाख, चौथे साल 1 करोड़, ऐसा देते-देते आज 17 साल हो गए, चल रहा है। आज करीब-करीब 17,000 विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति दी गई, 61,000 विद्यार्थियों को अन्य दृष्टि से भी एजुकेशन के लिए जो कुछ सहकार्य करना आवश्यक है, वो हम लोग एसडी-सीट के माध्यम से करते हैं। उसमें गुड्डी दी हमारी सब देखती है, मैं तो अभी कम देखता हूँ उसमें, रत्ना भी उसमें देखती है। ये दोनों खास करके देखते हैं और ये शिष्यवृत्ति का काम सब अच्छा चला है। एक गवर्नर बॉडी है 20-21 लोगों की, वो बॉडी निष्पक्ष पद्धति से जिनके एप्लीकेशन आते हैं, मैंने आज तक के 17 साल में एक दिन भी डॉक्टर को ये नहीं कहा कि भाई अपर्णा जी इनको मदद कर दीजिए, गुड्डी जी इनको मदद कर दीजिए। ऑन मेरिट आप करिए और ऑन मेरिट वो काम होता है। और आज भी हमको बड़ी खुशी है कि अलग-अलग माध्यम से बहुत अच्छे-अच्छे लोग, डॉक्टर माशेलकर से लगा के, नरेंद्र जाधव से लगा के, ऐसे बड़े-बड़े लोग हमारे इस फंक्शन के लिए आए और उनके आशीर्वाद से ये काम अच्छा चल रहा है। दादा, आज का जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, ये जो है कि जैसे 10th में या 12th में मार्क्स कम आए तो तुरंत पैनिक हो जाते हैं, बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक उनकी बात हो गई और दूसरी बात है कि कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको भी बिजनेस में कभी अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, चढ़ाव उतार चढ़ाव। तो इससे रिलेटेड एक आप ऐसा क्या मैसेज देंगे कि लाइफ में चढ़ाव उतार तो आना ही है, तो उस वक्त अपनी मन की स्थिति को कैसे रखें? मन आपका हर वक़्त एक मजबूती से मन की स्थिति रहनी चाहिए, क्योंकि अप डाउन्स तो आते ही है। कभी यश मिलेगा, कभी अपयश मिलेगा, मगर उससे घबराकर आपका जो एक निश्चय है जीवन में कि मुझे मुझे ये करना है, वो करने के लिए अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो और जो कि आवश्यक है, और मन की स्थिति ये अगर अच्छी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए म्हणजे दृढ़ निश्चय और अच्छा स्वास्थ्य, ये दोनों चीज़ें
मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है, और वो अगर रही तो आप निश्चित रूप से आपका जो कुछ संकल्प है वो अचीव कर सकते हैं। आपकी हेल्थ के बारे में पूछना चाहूंगी दादा कि आज भी इस उम्र उम्र में कि जो आपका फिटनेस है इसके लिए सभी मतलब आपके जो फैंस आपके जो चाहते हैं वो सब इस बारे में बहुत बार चर्चा करते हैं कि दादा के फिटनेस का क्या राज है। नहीं, अभी तो वैसा कोई, छोटपन से हम लोग तालीम-बिलीम में जाते थे, उसके बाद में खूब खेला करते थे। क्रिकेट है, अ, खो-खो है, लंगड़ी है, अलग-अलग हाँ, गेम्स हम लोग खेलते खेलते थे। थे। तो खेल-कूद का काम, व्यायाम का काम, इन दिनों में नित्य से मैं बम्बई में रहता हूँ, जब योगासन और ये करता हूँ। यहाँ पर कम ज़्यादा जमता है, गुड्डी बोलते रहती है कि चलो, तुम जब मन होता है तो जय नील चले जाता हूँ। अच्छा। मगर स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए अच्छा खाना खाना, बाहर कभी मैंने ये फास्ट फूड और ये कभी मुझे पसंद नहीं, और मैंने खाया भी नहीं। मैं बिज़नेस में भी जब घूमता था गाड़ी में, तो घर से अपना डब्बा लेके जाता था। मेरे साथ नाना वाणी हो, राजा भाई हो, ये मेरे मित्र, उनको भी यही आदत रही, मेरे को भी ये अच्छी आदत रही। मैं कभी चाय नहीं पी, मैंने कभी अल्कोहल नहीं लिया, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। मैं जीवन में अ, अच्छी आदतों को सातत्य से निभाने के लिए प्रयास करते आया, और मेरे को ऐसा लगता है कि उसी की वजह से जो कोई भी आज हूँ, वो उसका कारण वही हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति ने व्यायाम करना, न योगासन करना, अच्छी आदतें रखना, ताकि अच्छा खान-पीन रखना। मैं रेगुलर बराबर 9 साढ़े 9 बजे सो जाता हूँ। सुबह 6 साढ़े 5 बजे उठता हूँ। मेरे को रात को कई टाइम हमारे घर के लोग जगते हैं, पर मेरा समय हुआ कि रात में बराबर सो जाता हूँ। तो अच्छी आदतों में ये भी एक अच्छी आदत है, ऐसा मैं मानता हूँ। बॉडी भी वैसे कंप्यूटराइज़ हो जाती है, और वो भी आपको साथ देती है। हाँ, ये तो मैंने भी खुद ने देखा। अभी जो दीक्षा का कार्यक्रम था, जहाँ पे आपको प्रमुख अतिथि करके बुलाया गया था, तो 9 साढ़े 9 हो गए, तो आप बोले कि बस अभी इससे ज़्यादा नहीं, तो तभी हमको ध्यान में आया कि दादा का रूटीन एकदम परफेक्ट एंड फिट है। दादा, आप आपके जो चहेते हैं, उन सब के लिए क्या संदेश आप देंगे आज? इस पॉडकास्ट के द्वारा कि सभी आपको बहुत चाहते हैं, आज भी मतलब जो 30 साल पहले लोग चाहते थे, आज भी उतना ही वो कांस्टेंट है। तो मतलब एक एक बहुत बड़ी बात है दादा। तो इसके लिए कि आप सबको आपकी तरफ से एक संदेश मैं देना चाहती हूँ। मैं मेरे पर जो प्रेम करने वाले लोग हैं, उनका आजन्म मैं ऋणी रहूँगा। मैं मैंने मेरे से जो कुछ बन पाया मैं समाज के लिए किया। मैं उनको यही कहूँगा कि अपने जीवन में आप भी जितना बन सके वो समाज के लिए करिए। जाति-पाति का विचार न करते हुए सबको साथ में लेकर हमको इस देश को अच्छा बनाना है, इस सिटी को अच्छा बनाना है, ये लक्ष्य अपने जीवन में रखने का प्रयास करें, तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुखी हो सकता है। और मुझे इस सब कामों में मेरे मित्रों ने, मेरे समाज ने, सभी समाज ने, मैं सब समाज का ऋण व्यक्त करता हूँ कि उनके माध्यम से मैं कुछ समाज की जो सेवा कर सका, उसका मैं सदैव ऋणी रहूँगा। इतने शब्दों के साथ मैं उनको फिर से धन्यवाद देता हूँ। दादा, आज के इस लव यू जिंदगी पॉडकास्ट में आपने आपका अमूल्य समय हमको दिया। मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ थैंक यू। और आप दीर्घायुषी रहे, स्वस्थ रहे और आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा हमको यूँ ही मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय थैंक जिनेंद्र। यू, राधा जी।